Good morning, everybody. Have a nice day. Once again, welcome back to APS Online Science Classes. देखिए, आपको हमने लेसन नंबर 4 पर हम आपसे बात कर रहे थे, जिसका नाम था आवर्त बीजी पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां, स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। हमने आपको बताया आवर्त बीजी पादपों में जनन की 4 प्रमुख विशिष्ट विधियां हैं, जिनमें हमने आपसे बात की थी असंग जनन पर। नंबर 2 हमने आपसे बात की थी अनिषेक बीजता पर। नंबर 3 हमने आपसे बात की थी तीसरी हमने जो बात की थी वो सूक्ष्म प्रवर्धन पर, और चौथा जो पॉइंट था वो बहुभ्रूणता, यानी कि असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और बहुभ्रूणता, ये आवर्त बीजी पादपों में जनन की 4 प्रमुख विशिष्ट विधियां हैं। हमने कल के अंतिम वीडियो में आपको बताया था, हमने आपको बहुभ्रूणता के बारे में आपसे चर्चा की थी और आपको बताया था कि बहुभ्रूणता क्या है। आपको बताया 1719 में एंटवन ल्यूवेनहॉफ नामक वैज्ञानिक ने संतरे के बीजों में सर्वप्रथम बहुभ्रूणता का अध्ययन किया था। ठीक है, आपको हमने बताया कि अनावर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता एक अभिलाक्षणिक गुण होता है या एक सामान्य लक्षण होता है, जबकि आवर्त बीजी पादपों में, ठीक है, आवर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता नहीं पाई जाती है। केवल कुछ ही वंश के पादपों में क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। जैसे हमने आपको बताया नींबू, तंबाकू, क्रेटेलेरिया, जामुन, इन सभी पादपों में क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। खासतौर से मैंने आपको बताया वेंडा नामक जो अधिपादप होता है, उसमें भी अनेक भ्रूणों का क्या किया जाता है? निर्माण होता है या निर्माण किया जाता है। वेंडा नामक अधिपादप में एक से अधिक भ्रूणों का क्या होता है? निर्माण होता है। अर्थात वेंडा अधिपादप भी क्या दर्शाता है? बहुभ्रूणता को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। हमने आपको बहुभ्रूणता की परिभाषा बताई थी और आपको बताया, देखिए सिंपल परिभाषा मैंने बताई कि एक ही बीज में अनेक भ्रूणों के निर्माण की क्रिया को, एक बीज में अनेक भ्रूणों के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता कहा जाता है। या हमने एक स्पेशल आपको डेफिनेशन दी थी और वो क्या बताई थी कि एक बीजांड या एक बीज या एक निषेचित अंडा, एक बीजांड या एक बीज या एक निषेचित अंडे में एक से अधिक भ्रूणों के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता कहा जाता है। देखिए, आज हम आपको बताएंगे आवर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता के प्रमुख कारण। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करने जा रहे हैं कि बहुभ्रूणता के कारण क्या है। आवर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता के प्रमुख कारण। आज का मेन टॉपिक है जिसका नाम है आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता के कारण। बहुभ्रूणता के क्या कारण होते हैं उस पर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आवर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता के प्रमुख कारण। ठीक है, कॉजेज ऑफ पॉलीएम्ब्रोनी इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है, तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉलीएम्ब्रोनी? कॉजेज ऑफ पॉलीएम्ब्रोनी in angiosperm
एंजियोस्पर्म प्लांट्स। देखिए इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता के प्रमुख कारण। ठीक है, देखिए आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता किन किन कारणों से उत्पन्न होती है। आपको हमने बताया कि अनावर्तबीजी पादपों में जो बहुभ्रूणता होती है वह एक सामान्य लक्षण होता है, जबकि आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता के बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, उन कारणों में से सबसे पहले कारण पर हम आपसे चर्चा करना है, जिसका नाम है प्राक भ्रूण में विदलन। प्राक भ्रूण में विदलन, क्लीवेज इन प्रो एम्ब्रियो। प्राक भ्रूण में विदलन पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्राक भ्रूण में विदलन कैसे होता है। तो प्राक भ्रूण में विदलन से भी आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के, ध्यान से सुनना, कि इस प्रकार की बहुभ्रूणता किस प्रकार से उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, युग्मनज होता है। युग्मनज का निर्माण कब होता है, आवर्तबीजी पादपों में जब अंड कोशिका प्रथम नर युग्मक से संलयित हो जाती है तो संलयन के पश्चात युग्मनज का निर्माण हो जाता है। युग्मनज या प्राक भ्रूण बोल सकते हैं। ठीक है, युग्मनज या प्राक जो भ्रूण होता है उसमें क्या होता है, विदलन की क्रिया होती है। विदलन का अर्थ होता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। युग्मनज या प्राक भ्रूण में विदलन की क्रिया होने पर, ठीक है, इस एक युग्मनज या एक प्राक भ्रूण से अधिक, एक युग्मनज या एक प्राक भ्रूण से अधिक भ्रूणों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। एक से अधिक किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूणों का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्राक भ्रूण में विदलन कहा जाता है। ठीक है, प्राक भ्रूण में विदलन की परिभाषा क्या निकल के आएगी, इस प्रकार की बहुभ्रूणता में युग्मनज या प्राक भ्रूण में विदलन की क्रिया होने पर, ठीक है, एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है, जिसे प्राक भ्रूण में विदलन कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता लग गया प्राक भ्रूण में विदलन होने के कारण आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा बिंदु जिस पर हम बात कर रहे हैं कि बीजांड में, दूसरा कारण बता रहे हैं कि बीजांड में बीजाणुवृत्त की कोशिकाओं में, बीजाणुवृत्त की कोशिकाओं में, बीजाणुवृत्त की कोशिकाओं में सक्रियता से, बीजांड में बीजाणुवृत्त की कोशिकाओं में सक्रियता से क्या उत्पन्न होती है, बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। देखिए ये बीजांड है, ठीक है, ये बीजांड है, आप देख रहे हो। ठीक है, बीजांड के अंदर ये अध्यावरण होते हैं, दोनों इंटीग्यूमेंट होता है। ये संरचना जो कहलाती है इसे बीजांड काय कहा जाता है, और बीजांड काय के अंदर ये जो संरचना कहलाएगी उसे क्या कहा जाएगा, भ्रूण कोश कहलाएगा। आप देखिए इस बीजांड में बीजाणुवृत्त की कोशिकाएं, बीजाणुवृत्त की कोशिकाएं कौन सी होती हैं आपको बता दूं। आपको बता रखा है कि बीजाणुवृत्त की कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। इसलिए आपको बताया अध्यावरण और बीजांड इन दोनों की कोशिकाएं भी कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। इसलिए बीजांड का और अध्यावरण की कोशिकाएं कौन सी कोशिका कहलाएगी, बीजाणुवृत्त की कोशिका कहलाएगी। ये दोनों कोशिका कौन सी कहलाएगी, बीजाणुवृत्त की कोशिका। और जब ये कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, अध्यावरण और बीजांड काय की कोशिकाएं जब क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, तो इन कोशिकाओं से एक से अधिक भ्रूणों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है।
इसलिए हमने दूसरा पॉइंट आपको बोला कि बीजांड में बीजाणुवृत्त की कोशिकाओं में सक्रियता उत्पन्न होने के कारण आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, देखिए तीसरा बिंदु है, तीसरा कारण पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना कि एक बीजांड होता है, ये एक बीजांड है इस आवर्तबीजी पादप में, कि एक बीजांड में एक ही भ्रूणकोश होता है मेजर, ठीक है, परंतु कई बार क्या होता है एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोशों का क्या हो जाता है निर्माण होने पर, एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोशों का, बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोशों का निर्माण होने पर, बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोशों का निर्माण होने पर, ठीक है, या भ्रूणकोशों का विकास होने पर भी एक से अधिक भ्रूणों का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। जब एक से अधिक भ्रूणकोशों का यहाँ पर निर्माण होगा, ये भ्रूणकोश है एक ही है, और इस बीजांड में एक से अधिक ऐसे भ्रूणकोशों का अगर निर्माण हो जाए, ठीक है, एक से अधिक इस तरीके से भ्रूणकोशों का अगर निर्माण हो जाए, ठीक है, तो एक से अधिक भ्रूणकोश जो होंगे उनसे एक भ्रूणकोश से क्या होगा, एक से अधिक भ्रूणकोशों का निर्माण होगा, तो वहां पे एक से अधिक भ्रूणों का भी क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा, और एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होने पर क्या है उन पादपों में क्या उत्पन्न हो जाती है, बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मैंने बोला कि एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोशों का विकास होने पर या निर्माण होने पर भी आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता क्या हो जाती है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोशों का निर्माण होने पर अनेक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है या एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है। देखिए चौथा बिंदु है जिस पर आपको बात करना है, ये क्या है, भ्रूणकोश है। ये आपको संरचना अभी मैंने आपको बताई, भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश में ये कौन सी कोशिका है, अंड कोशिका है। अंड कोशिका से सब आपको मालूम है भ्रूण का निर्माण होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अंड कोशिका के साथ साथ अन्य कोशिका, अन्य कौन सी कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, या फिर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका, ठीक है, इन प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिकाओं से भी भ्रूणों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है या विकास हो जाता है। जब इनसे भ्रूणों का निर्माण या विकास हो जाता है तो आवर्तबीजी पादपों में क्या उत्पन्न हो जाती है, बहुभ्रूणता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो हमने क्या कहा कि भ्रूणकोश में अंड कोशिका के साथ साथ, किसके साथ साथ, अंड कोशिका के साथ साथ, भ्रूणकोश में अंड कोशिका के साथ साथ अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण या भ्रूण का विकास। तो आपको मैं बताया कि आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता मुख्य रूप से इन 4 कारणों से उत्पन्न होती है। बहुभ्रूणता कितने कारणों से उत्पन्न होती है, 4 कारणों से उत्पन्न होती है। पहला आपको बता दो पराग भ्रूण में वृद्धन, दूसरा आपको बता दें बीजांड में बीजाणुवृत्त कोशिका की सक्रियता से आवर्तबीजी पादपों में बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है, या आपको तीसरा पॉइंट बताया कि एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण, एक से अधिक किसका निर्माण हो, भ्रूणकोशों का निर्माण हो या उनका विकास होने पर भी उन पादपों में बहुभ्रूणता उत्पन्न हो। और सबसे अंतिम बिंदु आपको बताया कि भ्रूणकोश में अंड कोशिका के साथ साथ जो अन्य कोशिकाएं होती हैं उन अन्य कोशिकाओं से भी किसका निर्माण होता है, भ्रूणकोश का क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरीके से आवर्तबीजी पादपों में क्या उत्पन्न होती है, बहुभ्रूणता क्या होती है, उत्पन्न होती है। इज इट राइट? देखिए अब हम आपसे अगले बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। आगे है हमारी बहुभ्रूणता का महत्व। बहुभ्रूणता का महत्व
महत्व। देखिए अगला टॉपिक है हमारा बहुगुणता का महत्व। बहुगुणता का महत्व आज का ये सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने बात कर ली आवर्त विधि पादपों में बहुगुणता के द्वारा। दूसरा हम बात कर रहे हैं बहुगुणता का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रोनी। ठीक है, बहुगुणता का क्या महत्व होता है उस पर आपसे बात करें। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि बीजांड काय से, ठीक है, कौन बीजांड काय से अपस्थानिक गुण का क्या होता है, विकास होता है। बीजांड का जो बीजांड काय होता है, ये देखिए बीजांड आपको दिखा रहे हैं, बीजांड काय होता है। ये अध्यावरण हो गए दोनों, ये क्या हो गया, बीजांड काय। हम इसी बीजांड काय की बात करते हैं कि बीजांड का जो बीजांड काय होता है, इस बीजांड काय से किसका विकास होता है, अपस्थानिक गुण का निर्माण होता है, या अपस्थानिक गुण का क्या होता है, विकास होता है। बीजांड के बीजांड काय से अपस्थानिक गुण का क्या होता है, विकास होता है। और इस अपस्थानिक जो गुण प्राप्त होता है, ये गुण कैसा होता है, इससे प्राप्त होने वाले जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं, रोग रहित। या हम कह सकते हैं अपस्थानिक जो गुण होता है वो कैसा होता है, रोग रहित। तो पहला पॉइंट आपकी समझ में आ गया कि बीजांड काय से किसका विकास होता है, बीजांड काय से किसका विकास होता है, अपस्थानिक गुण का निर्माण होता है, या अपस्थानिक गुण का होता है, विकसित होता है। और इस अपस्थानिक गुण जो होता है वो रोग रहित होता है। कैसा होता है, रोग रहित होता है। अपस्थानिक गुण जब रोग रहित होगा तो इससे प्राप्त होने वाले जो पादप होंगे वो भी कैसे होंगे, रोग रहित होंगे। ठीक है, उनमें किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर बात। देखिए दूसरा पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि बीजांड काय से अपस्थानिक गुण का क्या होता है, विकास होता है। बीजांड काय से जब अपस्थानिक गुण का निर्माण होता है तो ये अपस्थानिक जो गुण होता है वो मात्र पादप के कैसे होता है, समान होता है। किसके समान होता है, मात्र पादप के समान होता है। कौन, अपस्थानिक गुण। तो दूसरा पॉइंट में मैंने आपको बताया कि बीजांड काय से अपस्थानिक गुण का क्या होता है, विकास होता है। इसका विकास होता है, अपस्थानिक गुण का विकास होता है, जो मात्र पादप के कैसा होता है, समान होता है। मात्र पादप के कैसा होता है, समान होता है। मात्र पादप के कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, तो बीजांड काय से अपस्थानिक गुण का विकास होता है, जो मात्र पादप के कैसा होता है, समान होता है। ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तीसरा हम बात कर रहे हैं भैया, यहाँ पर तीसरा बिंदु बता रहे हैं कि बीजांड काय जो होता है उससे अपस्थानिक गुण का क्या होता है, विकास होता है। बीजांड काय से किसका विकास होता है, अपस्थानिक गुण का क्या होता है, विकास होता है। किसका विकास होता है, अपस्थानिक गुण का विकास। और जो अपस्थानिक गुण होता है, ठीक है, अपस्थानिक गुण जो होता है वो संकर ओज, ध्यान से सुनना, वो कैसा होता है, इससे जो अपस्थानिक जो गुण होता है इससे प्राप्त जो पादप होते हैं वो ओज पूर्ण होते हैं। ठीक है, यानी कि अपस्थानिक गुण से प्राप्त होने वाले जो पादप होते हैं वो ओज से भरपूर होते हैं या ओज पूर्ण होते हैं। ओज का अर्थ होता है बैकडोर, बैकडोर का अर्थ होता है ओज पूर्ण। ठीक है, तो बीजांड काय से विकसित अपस्थानिक जो गुण होते हैं, गुणों का निर्माण होता है। और अपस्थानिक गुण से जो पादप का निर्माण होता है, वे पादप कैसे होते हैं, ओज पूर्ण होते हैं, बैकडोर होते हैं। ये तीसरा करैक्टर हमने आपको बता दिया। देखिए चौथे बिंदु पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि चौथा क्या है।
देखिए बहुभ्रूणता से अगुणित भ्रूण का क्या होता है? निर्माण। बहुभ्रूणता से किसका निर्माण होता है? अगुणित भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। बहुभ्रूणता से किसका निर्माण होता है? अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। ध्यान से सुनना है। बहुभ्रूणता से किस प्रकार के भ्रूण का निर्माण होता है? अगुणिता का क्या होता है? अगुणित भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। और अगुणित जो भ्रूण होते हैं इनका उपयोग, अगुणित जो भ्रूण होते हैं इनका जो उपयोग किया जाता है वो कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, साइटोलॉजी के क्षेत्र में किया जाता है। अगुणित भ्रूण का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई कि बहुभ्रूणता से अगुणित भ्रूणों का निर्माण होता है। अगुणित भ्रूणों का यूज किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, देखिए दूसरे पॉइंट पे हम सबसे अंतिम बिंदु पर हम बात कर रहे हैं। हमने बोला कि बहुभ्रूणता से, ठीक है, किसका निर्माण होता है? अगुणित भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। बहुभ्रूणता से किसका निर्माण होता है? अगुणित भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। इस अगुणित भ्रूण को यदि एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका नाम है काल्विसिन, यदि इस अगुणित भ्रूण को काल्विसिन नामक रासायनिक पदार्थ से क्या किया जाए? उपचारित किया जाए, तो इस अगुणित भ्रूण को जब काल्विसिन से उपचारित किया जाता है तो उपचारित करने पर समयुग्मकी वंशावली का क्या होता है? निर्माण होता है। समयुग्मकी वंशावली का निर्माण होता है। समयुग्मकी वंशावली का निर्माण होता है। देखो 5 बिंदु हम आपको बता चुके हैं। पहला बिंदु आप सुन लीजिए कि बीजांड काय का विकास से, बीजांड काय का पहला मैथ तो बता रहे हैं, बहुभ्रूणता का मैथ। जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। और आपको बताया कि बीजांड काय से अपस्थानिक भ्रूण का विकास होता है जो रोग रहित होता है। जो कैसा होता है? रोग रहित होता है। दूसरा हमने बताया कि बीजांड काल से अपस्थानिक भ्रूण का विकास होता है जो मात्र पादप के कैसा होता है? समान होता है। तीसरा हमने बताया कि बीजांड काल से अपस्थानिक भ्रूण का निर्माण या विकास होता है जो जिससे पादप का निर्माण होता है। वे पादप कैसे होते हैं? ओज लक्षणों से क्या से होते हैं? भरपूर होते हैं, या ओज से भरपूर होते हैं, या ओज पूर्ण होते हैं। चौथा पॉइंट हमने आपको बताया कि बहुभ्रूणता से अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। बहुभ्रूणता से किसका निर्माण होता है? अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। और अगुणित जो भ्रूण होते हैं उनका उपयोग किसमें किया जाता है? कोशिका विज्ञान के क्षेत्र के अंदर उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अंतिम बात कर रहे हैं 5वां बिंदु कि बहुभ्रूणता से अगुणित भ्रूणों का निर्माण होता है और इन अगुणित भ्रूणों को काल्विसिन के द्वारा, किसके द्वारा? काल्विसिन के द्वारा क्या किया जाए? उपचारित किया जाए। काल्विसिन एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। उस रासायनिक पदार्थ से यदि अगुणित भ्रूण को उपचारित किया जाता है तो समयुग्मकी वंशावली का क्या होता है? निर्माण। ये दूसरा बिंदु हमारा खत्म हुआ, दूसरा टीचिंग पॉइंट खत्म हुआ जिसका नाम था बहुभ्रूणता का महत्व। देखिए अब तीसरे बिंदु पर बात कर रहे हैं। देखिए बहुभ्रूणता का वर्गीकरण। ठीक है, बहुभ्रूणता का वर्गीकरण या बहुभ्रूणता के प्रकार। ठीक है, तीसरा टीचिंग पॉइंट है हमारा बहुभ्रूणता का वर्गीकरण। देखिए बहुभ्रूणता का वर्गीकरण पे हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए आपको हमने जो आवर्तबीजी पादपों के कारण बताए वही कारण क्या होते हैं?
बहुभ्रूणता का वर्गीकरण होता है। यानी कि जो कारण हमने आपको बताया, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्तविधि पादपों में बहुभ्रूणता के प्रमुख कारण बताइए, तो जो हमने आपको कारण बताए हैं वही आपको वर्गीकरण में भी लिखना है, ठीक है। यानी कि आपको हम बता दें, कारण जो है वही वर्गीकरण होते हैं, कारण जो होते हैं वही क्या होते हैं, वर्गीकरण होते हैं। तो बहुभ्रूणता का वर्गीकरण देखिए, बहुभ्रूणता को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला बात देखिए, पहला पॉइंट क्या है, उस पर हम बात कर रहे हैं। प्राक भ्रूण में विदलन, प्राक भ्रूण में विदलन नंबर 1। नंबर 2, बीजाणुद्विद कोशिका की सक्रियता से, बीजाणुद्विद कोशिका की सक्रियता से। तीसरा हमने आपको बताया, बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण कोशों के विकास से, बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण कोशों के विकास से, ठीक है। और चौथा हमने आपको बताया क्या, ध्यान से सुनना, चौथा जो बिंदु हमने बताया कि भ्रूण कोश में अंड कोशिका, भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ अन्य कोशिका मैंने बताई, प्रतिमुखी कोशिका और सहायक कोशिका। अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास, ठीक है। देखिए, इस तरीके से बहुभ्रूणता को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों। इसकी परिभाषा हमने आपको बता दी उसी दौरान कि बहुभ्रूणता, इस प्रकार की बहुभ्रूणता में प्राकभ्रूण या युग्मनज में विदलन की क्रिया से एक या एक से अधिक भ्रूणों का क्या होता है, निर्माण होता है। एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है, उससे प्राक भ्रूण में विदलन क्या कहते हैं, प्राक भ्रूण में विदलन कहते हैं। तो प्राक भ्रूण में विदलन की परिभाषा क्या बताई कि इस प्रकार की बहुभ्रूणता में युग्मनज या प्राक भ्रूण में विदलन की क्रिया होने पर एक से अधिक भ्रूणों का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे प्राक भ्रूण में विदलन कहते हैं। दूसरा हमने बताया बीजाणुद्विद कोशिकाओं की सक्रियता। जब बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने पर उन कोशिकाओं से एक से अधिक भ्रूणों का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात अध्यावरण और बीजांडकाय की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, बीजाणुद्विद की कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं में जब सक्रियता उत्पन्न हो जाती है तो इन कोशिकाओं से अनेक भ्रूणों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तीसरा बिंदु हम आपसे इस पर चर्चा कर चुके हैं, जब कारण पढ़ाए थे तो हमने बताया कि बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास। जब बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास हो जाता है तो उन भ्रूण कोशों से एक से अधिक किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। सबसे अंतिम मैंने बात की, भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ अन्य कोशिका से भी भ्रूण का विकास। यानी कि आपको बताया कि भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ जो सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं उनसे भी एक से अधिक भ्रूणों का क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरीके से बहुभ्रूणता को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों के अंदर क्या है, बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों के अंदर क्या है, इन्हें
बांटा गया है। देखिए 4 भाग कौन कौन से हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला देखिए, तो अब हम आपसे एक सवाल कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और वो क्या है कि एक आर्किड का पौधा है जिसका नाम है यूलोफिया। यूलोफिया में विदलन बहुभ्रूणता को समझाइए। यूलोफिया में विदलन बहुभ्रूणता को समझाइए। इस तरीके से आपसे सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए इस पार्ट का यह अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है, क्वेश्चन है आपका, और वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि यूलोफिया आर्किड में प्राक भ्रूण विदलन की क्रिया को समझाइए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंड द प्रो एम्ब्रियो क्लीवेज इन यूलोफिया ऑर्किड्स। इज इट राइट? यूलोफिया ऑर्किड में प्राक भ्रूण विदलन की क्रिया को क्या करना है? समझाना। ठीक है, आपको बता दें कि यूलोफिया जो आर्किड होता है, कौन सा आर्किड होता है? यूलोफिया नाम का जो आर्किड होता है, उस आर्किड के अंदर 3 प्रकार की विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। कितने प्रकार की बहुभ्रूणता पाई जाती है? 3 प्रकार की विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो यूलोफिया आर्किड के अंदर 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। 3 प्रकार की विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। देखिए 3 प्रकार की विदलन बहुभ्रूणता कौन सी है, जिस पर हम सबसे पहले विदलन बहुभ्रूणता पर आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आर्किड के अंदर, आर्किड में क्या होता है कि देखिए अंडकोशिका और नरयुग्मक, ये दोनों आपस में क्या होता है? संलयित होता है, और संलयित होने के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? यूलोफिया में अंडकोशिका और नरयुग्मक संलयित होते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और इस युग्मनज में अनियमित रूप से क्या होता है? विभाजन होता है। युग्मनज की कोशिकाओं में अनियमित रूप से क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। जब कोशिका विभाजन होते हैं तो युग्मनज जो होता है वो एक पिंड के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, या इसमें एक पिंड का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर एक पिंड का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो गया? एक पिंड का क्या हो जाता है? निर्माण हो गया। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, युग्मनज जो होता है उसमें अनियमित रूप से क्या होता है? कोशिका विभाजन द्वारा। ठीक है, अनियमित रूप से कोशिका विभाजन जब होता है तो इनकी कोशिकाओं में एक पिंड का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, और पिंड का जब निर्माण हो जाता है तो यूलोफिया का जो बीजांड होता है, उस बीजांड का कौन सा छोर होता है? निभाग छोर जो होता है। यूलोफिया जो आर्किड होता है उसका निभाग छोर की ओर स्थित कोशिकाएं होती हैं, निभाग छोर की ओर स्थित कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होती हैं? वृद्धि होती है। ये निभाग छोर है मान लीजिए, और ये कौन सा है? बीजांड छोर है। तो निभाग छोर की ओर स्थित जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में क्या होती है? वृद्धि होती है, और वृद्धि होने पर निभाग छोर की कोशिकाओं में वृद्धि होती है, और वृद्धि होने पर अनेक भ्रूणों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? अनेक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। हमने आपको बोला कि यूलोफिया आर्किड में प्राक भ्रूण विदलन की क्रिया को समझाइए, या विदलन की क्रिया को समझाइए। यूलोफिया आर्किड में 3 प्रकार की विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। पहली है जब युग्मनज के अंदर, इनके युग्मनज के अंदर जब अनियमित रूप से कोशिका विभाजन होते हैं तो इनकी कोशिकाओं के अंदर एक पिंड का निर्माण हो जाता है, और निभाग छोर की ओर की स्थित कोशिकाओं में वृद्धि होने पर इन कोशिकाओं से अनेक भ्रूणों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। पहला बिंदु हमने आपको बता दिया।
दूसरा है कि जो युग्मनज होता है या प्राक गुण होता है, युग्मनज होता है या कौन सा गुण होता है, प्राक गुण होता है। ठीक है, देखिए ये युग्मनज है या इसको हम बोलते हैं प्राक गुण बोलते हैं। प्राक गुण से क्या निकलते हैं, अतिवृद्धि निकलती है, ये आउट ग्रोथ निकलती है, अतिवृद्धि। प्राक गुण से या युग्मनज से अतिवृद्धियां निकलती हैं। अतिवृद्धियां न बोले तो इनसे क्या है, कलिकाएं क्या होती हैं, निकलती हैं या कलिकाएं प्रस्फुटित होती हैं। और ये कलिकाएं क्या करती हैं, अनेक गुणों का क्या करती है, निर्माण करती है। अर्थात इन अतिवृद्धि या कलिकाओं से भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। इन अतिवृद्धियों से या कलिकाओं से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तीसरा बिंदु जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं, देखिए यूलोफिया जो पादप होता है, ठीक है, यूलोफिया जो पादप होता है उसका युग्मनज या उसका प्राक गुण जो होता है वो कैसी अवस्था में होता है, इस तरीके से शाखित अवस्था में होता है। प्राक गुण कैसा होता है, प्राक गुण कैसा होता है, शाखित अवस्था में होता है। यूलोफिया का प्राक गुण कैसा होता है, शाखित अवस्था में होता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक जो शाखित भाग होता है, प्रत्येक जो शाखित भाग होता है उस प्रत्येक शाखित भाग के द्वारा एक गुण का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। प्रत्येक शाखित भाग के द्वारा एक गुण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इज इट क्लियर? देखिए एक बार फिर हम आपको यूलोफिया आर्किड में विदलन की क्रिया को आपको समझा रहे हैं, विदलन बहुगुणता की क्रिया को समझा रहे हैं। मैंने बताया यूलोफिया आर्किड में 3 प्रकार का विदलन बहुगुणता होती है। पहला मैंने बताया अंडकोशिका, यूलोफिया आर्किड की अंडकोशिका नर युग्मक जब संलयित होते हैं तो युग्मनज बनता है। युग्मनज में जब अनियमित रूप से कोशिका विभाजन होता है तो इनकी कोशिकाओं में एक पिंड का निर्माण होता है। इस पिंड के निर्माण होने के पश्चात इसका निवाक छोर जो होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। और निवाक छोर की कोशिकाओं में जब वृद्धि होती है तो उन कोशिकाओं से अनेक गुणों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। दूसरा मैंने बोला कि प्राक गुण जो होता है उसमें क्या निकलती हैं, अतिवृद्धियां निकलती हैं या कलिकाएं निकलती हैं। उन अतिवृद्धि और कलिकाओं से नए गुण का क्या होता है, निर्माण। तीसरा मैंने बिंदु बताया कि प्राक गुण कैसा होता है, शाखित अवस्था में होता है। और प्रत्येक ये जो शाखित भाग होता है उस प्रत्येक शाखित भाग से क्या होता है, एक गुण का क्या हो जाता है, निर्माण। ये हो गया यूलोफिया आर्किड में प्राक गुण विदलन की क्या है, क्रिया। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि यूलोफिया आर्किड में प्राक गुण विदलन किस प्रकार से होता है। इसी के साथ हमारी फर्स्ट इकाई क्या है, हुई भी, जिसका नाम था आवर्त बीजी पादपों में जन्म। ठीक है, इसका एक चौथा चैप्टर था, 4th नंबर का चैप्टर था। ये 4th नंबर का चैप्टर क्या हो गया, आपका कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, तो मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। 9983030386 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए बॉटनी के हमारे 4 चैप्टर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम आपको जूलॉजी का, आपको जूलॉजी कल से यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको जूलॉजी के बारे में, जूलॉजी का एक फर्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच।